नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरएलसी जीडीसी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जो भी हमने क्लास आपके कराए हुए प्रीवियस ईयर पेपर का, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इन्वायरमेंट का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी प्रिपेयर किया हुआ है। इसमें देखिए आपको पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएंगे, जो कि आरआरबी के द्वारा मेंशन किया गया है आपका। तो ये जो है पीडीएफ आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो आप लोग। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए हमने जो है कंप्यूटर का भी, और साथ में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और साथ में जो आपका जनरल अवेयरनेस का, जो कि ये एलपी टेक्नीशियन और जेई सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो इन सभी का जो है हमने कंप्लीट पीडीएफ नोट्स तैयार कर दिया हुआ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आप लोग इन सभी को बाई कर सकते हो। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको देखिए टॉपिक वाइज दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन क्वेश्चन भी दिया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर का आपका, और जो टॉपिक है आपके वो एग्जाम के अकॉर्डिंग ही हमने जो है बनाया हुआ है। तो आइए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी कि किसने जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। तो देखिए जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो ये जो है एक तरीके से एक यूनिक रीजन्स होते हैं, जो कि इकोलॉजिकली ये माना जाता है, इस तरीके से किया जाता है आपका, कि जहाँ पे जो है एक्सेसनली, मतलब इस तरह के स्पेसेस आपको मिलेंगे जो है एक ही जगह पे, वहाँ पे आपको देखने को वो मिलेंगे। और वो जो है एक टारगेटेड एरिया रहता है नेचर का, जैसे कि कंजर्व कर दिया था उस रीजन को। तो उस रीजन को बोला था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो देखिए जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये एक टर्म आपका रहता है कि जहाँ पे कोई स्पेसिस मान लीजिए कि अगर वो सरवाइव नहीं कर पाते, तो उनको जो है एक ऐसे जगह पे ही आपको पाए जाएंगे आपको, कि जहाँ पे उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा। तो वो एक तरीके से बोलाता है ना कि वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन उनके लिए फेवरेबल जगह हो। आप जैसे हॉटस्पॉट आप क्रिएट करते हो, जहाँ पे आपको इंटरनेट आप जैसे कि आप लेते हो, जहाँ पे आपका नेट चलता है, तो आपको हर जगह तो मिलेगा नहीं। जहाँ पे वो उसकी सुविधा रहेगी वहीं पे आप लोग उसका एक्सेस कर सकते हो। तो उसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी में भी जो है यही होती है, कि जहाँ पे स्पेसिस के रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन होगा, और वहाँ पे सारे जो स्पेसिस है, मतलब जो रीजन के होते हैं, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनका फेवरेबल कंडीशन है, तो वो बन जाता है उनके लिए हॉटस्पॉट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था 1988 में। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे दैट इज नॉर्मन मायर्स ने दिया था। और ये कॉन्सेप्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी देखिए आपको जो है इसमें भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, और साथ में जो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो यहाँ पे जितने भी अलग अलग के बायोडाइवर्सिटीज होते हैं, तो ये सारा चीज हमने इसके अंदर में दिया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही रहता है कि वेरिएशन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका किस तरीके से वेरिएशंस होती है। आप जैसे देखते होगे कि एक पर्टिकुलरली वेराइटी और स्पेसीज जो होते हैं, जैसे कि व्हाइट टाइगर आपको जो है सुंदरबन के रीजन में मिलेंगे आपको। और फिर जो है अब कुछ और ऐसे स्पेसेस होंगे कि जो आपको पर्टिकुलरली एक ही रीजन मिलेंगे, रेड पांडा, या फिर जो है कुछ इस तरीके के और होते हैं, वन हैंड राइनोसेरस आपको आसाम काजीरंगा में ही मिलेंगे। तो ये उनका एक बायोडाइवर्सिटी होती है, रीजन होती है उनका। तो ये सारा चीज़ आपको देखिए पीडीएफ में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो पूरा कंप्लीट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, जो कि इन्हीं में से ही आपको देखने को मिलेंगे। और बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप जैसे देख सकते हो कि स्पेसीज बायोजेनेटिक और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, किस तरीके से इनका कंपैरिजन किया गया हुआ है। और ये जो है किस तरीके से किया जाता है, कौन से स्पेसीज, मतलब कौन से डाइवर्सिटी में, कौन से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जहाँ पे उनकी है वो रह सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है इसके अंदर में दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, कि जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज। इसमें देखिए सिंपल क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ रहता है। यहाँ पर इसमें दिया रहेगा जेनेटिक वेरिएशन, जो डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन की जो होती है, अलग अलग पॉपुलेशन जो रहती है ना एक ही स्पेसीज के, उनमें जो जेनेटिक वेरिएशन जो रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो जेनेटिक वेरिएशन की बात कही जा रही है, तो वो जाहिर सी बात है जेनेटिक वेरिएशन का ही वो डाइवर्सिटी, मतलब जो रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो पॉपुलेशन के बीच में जो अलग अलग, जैसे कि उनके बीच में असमानताएं होती है एक ही स्पेसिस का,
उसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आदमी का ही बोल देते हैं हम लोग, मनुष्य का ही बात कर लेते हैं, ह्यूमंस का ही बात कर लेते हैं। तो हम लोग ह्यूमंस में देखिए, एक ह्यूमन और दूसरे ह्यूमन का आप कंपेरिजन करोगे तो उनमें कोई ना कोई डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब कि अगर हम लोग अफ्रीकन्स की बात करें, अमेरिकन्स की बात करें, इंडियंस की बात करते हैं, तो वो क्या है, वो एक ही स्पेसिस है, लेकिन उनमें जेनेटिक वेरिएशंस होती है। कोई बहुत ज़्यादा लंबा होगा, कोई बहुत ज़्यादा, अब जैसे कि जो छोटे होते हैं, तो ये होता है उनका बीच में जेनेटिक वेरिएशंस। तो यही चीज़ जो है इसमें पूछा गया था, आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज फॉल्स। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड फॉल्स है, यानी कि गलत है, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको देखिए स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको स्टडी करना है और बताना है कौन सा गलत है। तो पहला दिया हुआ है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर द यंगर जनरेशन ओनली। यानी कि जो इन्वायरमेंट का एजुकेशन जो है, तो ये सिर्फ जरूरी किसके लिए, सिर्फ यंगर जनरेशन के लिए ही है क्या? तो देखिए ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यंगर जनरेशन के लिए ही है। ये किसी भी जनरेशन के लिए हो सकता है, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट इक्वली केवल केवल यंगर पॉपुलेशन के लिए तो है नहीं, वो तो सभी के लिए, वो चाहे कोई बच्चे हो या बूढ़े हो या कोई भी हो, सभी के लिए जरूरी है। तो ये देखिए स्टेटमेंट मेरे को यहाँ पे फॉल्स लग रहा है। हालांकि आप लोग और भी स्टेटमेंट देख लो यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो फॉल्स लगेगा यहाँ पे चारों में से सबसे ज़्यादा उसको आपको टिक करनी है। तो बी में देखिए दिया हुआ है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन डज नॉट एडवोकेट ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट और द कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, तो ये पर्टिकुलर व्यू पॉइंट पे या फिर कोई पर्टिकुलरली एक ही कोई कोर्स ऑफ एक्शन पे ये जो है उस पर एडवोकेट नहीं करता है। तो देखिए ये भी बात सही है आपका यहाँ पे, कि कोई एक चीज़ पे तो हम लोग सोच नहीं सकते हैं ना, कि सिर्फ हमें जो है लैंड की सुरक्षा करना है या फिर जो है पेड़ को कटने से बचाना है। यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर में तो कुछ भी आ सकता है, कि एटमॉस्फेयर में जैसे कि डेंजरस गैसेस हो रहे हैं उनको भी हमें जो है नहीं पॉल्यूट नहीं होने देनी है। तो सभी चीज़ के बारे में आ जाएगा। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका सही है। अगला देखिए दिया हुआ है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन विल प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन टू प्लान अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर एड्रेसिंग द डेवलपमेंटल इन्वायरमेंटल इशू। तो ये देखिए ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, कि जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक तरीके से एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी बनाने का एक प्लान हो सकता है, ताकि उनमें कोई डेवलपमेंटल इशू जो भी होंगे करने के लिए वो किया जा सके। अगला देखिए देखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज evolving to be education for the sustainable and ethical development both at the logical and the global level। तो ये भी देखिए स्टैंड आपका सही है, कि जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है ये हमारा एथिकल और सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों के लिए जो है, लॉजिकल और फिर ग्लोबल लेवल, दो लोकल और ग्लोबल लेवल दोनों के लिए ही जो है ये एक तरीके से हो सकता है सही। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट आपका सही, लेकिन यही गलत है, क्योंकि यंगर जनरेशन के लिए नहीं, सभी के लिए जो है आपका ये सही होना चाहिए, मतलब सभी के लिए होना चाहिए। अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल स्पेयर ऑफ द एनवायरमेंटल इज हैविंग द लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी फॉर द मैटर। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि बात कही जा रही है आपका, कि कौन सा जैसे कॉन्सेप्चुअल स्पेयर है एनवायरमेंट का, जहाँ पे जो है लिस्ट स्टोरेज होती है कैपेसिटी ऑफ मैटर का। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। तो देखिए जब हमने आपको शुरुआत में ही बताया था इन्वायरमेंट के बारे में, कि इन्वायरमेंट में जो है ये चार मेजर कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर में, जो आपका फिजिकल कंपोनेंट जो रहता है आपका, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, तो उसमें आपका एटमॉस्फेयर, इसमें सारे गैसेस आ जाते हैं। बायोस्फेयर, इसमें देखिए जितने भी फ्लोरा फाउना और साथ में और भी जो ह्यूमंस है या जो भी जितने भी और जो चीज़ रहते हैं, तो ये सारे आ जाते हैं इसके अंदर में। और लिथोस्फेयर आपको मतलब कि लैंड वाला जो बाउंड्री आपका रहता है, लैंड में आपका आ जाएंगे जितने भी चीज़ है वो आपका हो जाएगा। और एक हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर मतलब कि जो वाटर वाला पानी वाला जो भाग है, तो ये सभी आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बात कर जा रही है लिस्ट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैटर की। तो यहाँ देखिए अगर आप लोग इन सभी को देखोगे यहाँ पे, तो देखिए एटमॉस्फेयर तो पूरे धरती पे हर जगह है। लिथोस्फेयर मतलब कि जो जमीन है, लैंड है, वो भी हर जगह है। हाइड्रोस्फेयर भी देखिए ये भी आपका जैसे कि हर जगह ही है आपका, मतलब कि ये जो हाइड्रोस्फेयर वाटर है, तो ये वाटर आप जानते हो कि 2/3 भाग तो वाटर से ही घिरा हुआ है हमारा। और एक आपका बच गया बायोस्फेयर। बायोस्फेयर ये रीजन आपको किसको बोलते हैं हम लोग, कि ऐसे एरिया जो प्रोटेक्टेड एरिया रहता है, कि जिसको जो है वहाँ पे मतलब कि प्रोटेक्टेड एरिया प्लस उसमें कल्टीवेशन या और भी चीज़ जो अलाउ किए जाते हैं, मतलब कि जहाँ पे एक रीजन बनाया जाता है कि जिसमें
मतलब कि वो एरिया एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड एरिया टाइप का ये मान सकते हो, उसके रीजन बनाए हुए रहते हैं, एक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अंदर का रेड जोन होता है, फिर बाहर का आउटर जोन रहता है। तो इस तरीके से एक एक छोटा सा एरिया, एक सीमित एरिया हो जाता है आपका बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर आपका इनमें से लिस्ट स्टोरेज कैपेसिटी आपका होगा, इन तीनों में से, इन चारों में से। तो आप लोग अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, देख के भी समझ सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से बी आपका होगा। तो देखिए इन्वायरमेंट में जो है कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी रहते हैं, जो कि आपको अपने स्टडी के बेसिस पे कॉमन सेंस लगा के भी जो आंसर करनी होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आर, यानी कि इकोसिस्टम अगर बात करते हैं हम लोग, जैसे कि डिफरेंट टाइप इकोसिस्टम होते हैं, तो उसमें से लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम और ग्रेट लीव्स है। तो देखिए अगर आप लोग देखोगे बेसिस ऑफ यहाँ पे कवरेज का, मतलब कि जैसे यहाँ पे बात कही जा रही है एरिया की, तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम अगर आप लोग इन तीनों में से देखते हो ग्रासलैंड का, तो ग्रासलैंड देखिए एक निश्चित सीमित जगह में ही होता है, फॉरेस्ट भी आपका एक सीमित जगह में होती है, और ग्रेट लिप्स ये पत्तियां भी जो होती है वो भी सीमित होती है। लेकिन ओशियंस की बात करते हैं तो ये देखिए कि आपका ये सबसे लार्जेस्ट आपका होता है, क्योंकि आप ओशियंस जानते हो कि 2/3 भाग धरती का जो है अब वो ओशियंस ही है। तो इस तरीके से ओशियंस जो आपका होगा तो ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने होंगे। और इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये ऑलरेडी हमने जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि इकोसिस्टम जो आपका रहता है, ये चीज़ आपको पहले भी हमने बताया होगा। यहाँ पर आपने अगर देखा होगा तो डिफरेंट जो इकोसिस्टम आपके जो होते हैं, तो इसमें आप देखा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट इकोसिस्टम, मतलब कि जो जिनका स्पेसिस, जो जिनका फेवरेबल कंडीशन होती है जिस भी टाइप का आपका हो। डेजर्ट इकोसिस्टम में आपका जो है यहाँ पे कंडीशन अलग होंगे, स्पेसिस अलग टाइप के होंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो है यहाँ पे ट्रीज जो रहते हैं पर्टिकुलरली यहाँ पे अलग टाइप के होंगे, या फिर जो है ग्रास होंगे, तो वो नाम बेसिस पे जो है इन सबको क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये चीज़ जो है आप लोग को काफ़ी क्लियरिटी हो जाना चाहिए। और आप लोग पीडीएफ को देखोगे, आप लोग स्टडी करोगे तो उससे आपका अच्छे से जो है क्लियर आपका हो जाएगा। हमने टॉपिक वाइज सभी को अच्छे से अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन उसी तरह से था आपका अगला, यहाँ पे दिया हुआ है कि द मोस्ट स्टेबल नेचुरल इकोसिस्टम इज, यानी कि जो सबसे मोस्ट स्टेबल नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा। अब देखिए यहाँ पे जो इकोसिस्टम होता है ना, तो वो आपका नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। नेचुरल मतलब कि जो नेचर के द्वारा, मतलब कि अपने आप ही वो क्रिएट हुई है, ह्यूमन का ज़्यादा उसमें कोई इंटरफेरेंस ना रहा हो बनाने में। और मैनमेड जो रहता है मतलब कि जो पूरी तरीके से ह्यूमंस के द्वारा बनाए होते हैं, जैसे कि आप पोन्ड इकोसिस्टम बात करो, या फिर जो है एक्वेरियम जो रहता है आपका, उसमें देखिए क्या रहता है कि डिफरेंट वेराइटी फिश इसके स्पेसीज आप रोक रख देते हो, तो वो उनके लिए क्या है, वो रहने का जगह एक इकोसिस्टम ही बन गया। लेकिन वो क्या है का है, एक तरीके से वो मैनमेड है। तो यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम की बात कही गई है, और वो भी सबसे स्टेबल कौन सा हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ दिया हुआ डेजर्ट, ओशियन, फॉरेस्ट और पॉन्ड है आपका दिया हुआ है इसके अंदर में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको स्टेबल का मतलब समझना होगा कि स्टेबल इकोसिस्टम किसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए स्टेबल इकोसिस्टम हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कि जो कि जहाँ पे फंक्शन और जो स्ट्रक्चर जो होते हैं ना उस इकोसिस्टम का, तो वो जो है कांस्टेंट रहेगा एक लंबे समय के लिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मौसम चेंज हुआ तो उसका जो इकोसिस्टम वो चेंज हो गया, मतलब कि वहाँ के स्पेसीज के लिए सर्वाइवल कंडीशन ना रहे, फिर मौसम चेंज हुआ तो वहाँ पे इकोसिस्टम फिर से चेंज हो गया और कुछ जो स्पेसीज है वो एक्सटेंड कर गया, मतलब वहाँ वो नहीं रह पाए, तो उसको स्टेबल नहीं बोलेंगे हम लोग। तो स्टेबल इकोसिस्टम मतलब वो कि वो सालों साल तक जो है वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन बना रहे, वो चेंज ना हो उसका, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टेबल इकोसिस्टम। अब देखिए यहाँ ऑप्शन देखो आप लोग, पहला दिया हुआ डेजर्ट है आपका, दूसरा ओशियन है, तीसरा फॉरेस्ट है और पॉन्ड है। तो देखिए डेजर्ट जो है, तो यहाँ पे भी जो है मौसम के अनुसार परिस्थितियाँ यहाँ पे बदलती रहती है, तो इसको स्टेबल नहीं बोलेंगे हम लोग। और बाकी देखिए फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में भी देखिए यहाँ पे भी जैसे चेंज होते रहते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, तो इसको भी स्टेबल नहीं बोला जाएगा। पौंड यानी कि तालाब, तो तालाब देखिए सूख भी जाता है आपका गर्मी के दिनों में, तो इसको भी स्टेबल नहीं बोला जाए। लेकिन देखिए जो ओशियन है ना, तो ओशियन में यहाँ पे जो है जो कंडीशन जो रहते हैं तो वो कांस्टेंट रहता है एक लंबे समय के लिए।
तो हम इसको मान सकते हैं कि ये जो है मोस्ट स्टेबल नेचुरल इकोसिस्टम होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कभी चेंज होगा ही नहीं, लेकिन स्टेबल माना जा सकता है इन चारों में से। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या क्या आपका दिया हुआ है। तो आई होप कि अब ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको एक बार अच्छे से चैप्टर को, आपको जो दिया हुआ आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट का, आपको समझ नहीं होगा। बिना समझे आप लोग क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो आप लोग। तो इसीलिए जो है ज़रूरी है कि आप लोग पहले समझो, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछे ना, तो आप लोग उसको इजीली कर लोगे। तो इसलिए हमने पीडीएफ में पूरा कंप्लीट हमने दिया हुआ है आपको, आप लोग उसको जो है स्टडी कर सकते हो। उससे आप लोग क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप लोग देख रहे हो कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको शायद से ये कंटेंट पीडीएफ में आपको मिल ही जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग आगे भी। और आप लोग अपना स्टडी करते रहो, हम आपके लिए जो है रेगुलर सेशन आपके बीच में लाते रहेंगे, जिससे कि आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सको और क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चल सके। और बाकी देखिए, आपको जो है अब पीडीएफ से आप लोग को स्टडी करना ही होगा, क्योंकि आप लोग उसके बिना जो है कंटेंट आप ढूंढते रह जाओगे इधर उधर, लेकिन आपको एक प्रॉपर पूरा कंटेंट मिलेगा ही नहीं एक जगह पे। तो हमने जो है सारे जगह से इकट्ठा करके ये जो है आपके लिए लाया हुआ है, एग्जाम के ओरिएंटेड ही हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपको देखिए सभी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।